और यूपी में अब से थोड़ी देर में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे। 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं। मनोज पांडे भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। कैलाश राजपूत स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुरेंद्र दिलेर भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कृष्णा पासवान स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री बनाई जा सकती हैं। सोमेंद्र तोमर और राज्य मंत्री अजीत पाल कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल में विस्तार होना है और अब से कुछ ही समय शेष है। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश के सवाल उठाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीडीए नकली है। केशव मौर्य ने कहा कि बंगाल में 2047 तक कमल खिलने के लिए अखिलेश तैयार हो गए हैं। पीडीए जो छोड़ के आए थे सपा, उनको जो है उनमें से एक को जगह दी, बाकी के साथ धोखा हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। पीडीए की काट के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिसमें जातियों का संतुलन साधा गया है। पीडीए उनके पास है ही नहीं, उनका पीडीए फर्जी है। और यहाँ का, यहाँ असली। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने यूपी में कैबिनेट विस्तार होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और फिर सरकार बनाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश ममता बनर्जी के प्रचार के लिए गए थे, लेकिन वहां भी उनका बंटाधार हो गया। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी बुरी तरह से हारने वाली है। हो रहा है, अच्छा है, चुनाव जीतेंगे। अगला वाला चुनाव ये मान के चलिए कि अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से 40 से अधिक सीटें प्राप्त करेगी और फिर से सरकार बनाएगी। क्योंकि पूरे जो कार्यकर्ता उनके मन में भी बहुत उत्साह का वातावरण है और उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जो ममता बनर्जी का प्रचार करने के लिए गए थे, तो वहाँ भी बंटाधार हो गया और समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। तो सीधा चलेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। समीर सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल खत्री जी समाजवादी पार्टी से, सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋषभमणि के पास चलते हैं। ऋषभमणि, बहुत कम समय, अब 1 घंटे से कम का समय, 8 नाम ऐसे हैं जो इस पूरी लिस्ट में शामिल किए गए। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अभी अपडेट है आपके पास? फिर चर्चा पे चलेंगे। देखिए जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। न्यूज 18 उन सभी 8 नामों को दिखा रहा है। 2 नाम जिनके प्रमोशन होने हैं, जो इनको बताया जा रहा है राज्य मंत्री से प्रमोट होकर मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेंगे। बाकी 6 नाम जो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए 3 बजे शपथ ग्रहण है। धीरे धीरे सारे जो वीवीआईपी हैं, वीआईपीज हैं, उनका आना जाना शुरू हो गया है। यहाँ से निकल के शपथ ग्रहण के बाद सभी लोग भवन जाएंगे, वहां पर कृष्णावतारम फिल्म देखेंगे। और जैसा कल से इस बात की चर्चा शुरू हो रही है कि बंगाल जीतने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में या कहें पूरे देश में जो टेम्पो हाई है वो भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पे 27 में चुनाव होने हैं, उसका असर भी दिख गया है। और जो सामाजिक समीकरण है, जो जाति के समीकरण है, वो इस लिस्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 27 की बिसात जो बिछाई गई है वो इसी जाति के आधार पर होने वाली है। उसमें दिलेर है, वाल्मीकि कम्युनिटी से आते हैं, कृष्णा पासवान है, पासी कम्युनिटी से आती हैं, कैलाश राजपूत साहब लोध राजपूत बिरादरी से आते हैं, हंसराज विश्वकर्मा जी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। तो और मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर यहाँ पर आए हैं, उनका कैबिनेट मंत्री बनना बिल्कुल तय है। ब्राह्मण वो समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते जो हैं वो शो कर दिए हैं। सबको समझ में आ रहा है कि जो पीडीए की बात हमेशा अखिलेश यादव करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार। ठीक है ऋषभमणि, लौटूंगा आपके पास। सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, इस कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं आप? पश्चिम से लेकर पूर्व तक सभी को साधने की कोशिश, और अब चुनाव में जो कि बहुत कम 7-8 महीने का वक्त शेष रह गया, उससे पहले मंत्रिमंडल का इस विस्तार,
एक पत्रकार के तौर पे, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को? देखिए, जब पहली बार योगी जी ने शपथ ली थी तब भी इस बात की चर्चाएं थी, और जातीय समीकरणों को देखते हुए ही दूसरी बार जब शपथ योगी जी ने ली तो पूरा मंत्रिमंडल रखा, तब भी इस तरीके की चर्चाएं थी। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब भी हम लोग चर्चा करने लगे जातीय समीकरण है, और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, फिर भी हम यही कह रहे हैं कि जातीय समीकरण है। निश्चित तौर से देखा जाए कि इस मंत्र परिषद से मैं देखूं एक पत्रकार होने के नाते जी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एक मंत्री को अच्छे से अपने विभाग को समझने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। बेशक 6 महीने बाद धीरे से वो अपने काम को अंजाम दे पाता है, अपने विभाग के ब्लूप्रिंट को समझ पाता है। जब तक यहाँ मंत्री समझ पाएंगे, देखेंगे कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक दल, जैसे गुजरात में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। उत्तराखंड में आपने देखा, कई जगह हम देखते हैं कि चेहरा अदलते बदलते रहते हैं, और इसका प्रभाव एक मीडिया में एक माहौल क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल, और मैसेजिंग देने की कोशिश तो है ही। लौट रहा हूं मैं सुनील जी आपके पास। निखिल जी, जैसे अभी सहयोगी ऋषभ मणि कह रहे थे या सुनील जी कह रहे थे कि जातिगत साधने की कोशिश, और पश्चिम यूपी की हम बात करें, वहां से लेकर तमाम समीकरण है, चुनाव के लिहाज से एक बड़ा फैसला, आपके पीडीए की काट ढूंढने की एक बड़ी कोशिश, और बीजेपी कह रही है कि हम आपसे बड़े पीडीए हितैषी हैं। नहीं, सबसे पहले अगर आप जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो मैं कुछ आंकड़ों पर प्रकाश डाल दूं। उत्तर प्रदेश में 54 मंत्री योगी की कैबिनेट में है, जिसमें 19 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 14 राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, राज्य मंत्री 19 है, और जो भी खाली 6 पद रिक्त हैं जिन पर अभी हमारे मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा, और इसमें से मात्र 5 महिला है, हमारी मातृशक्ति है, जिनको कैबिनेट में डाला गया है। और उसके ऊपर दलित, जिनकी बातें हमेशा, जिनकी वोट लेना जानते हैं, मात्र 7 हमारे दलित समाज से हैं। 54 में से मात्र 7, और 54 में से मात्र 5 हमारी मातृशक्ति है। तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा वो दिखाता है। और दूसरी बात, जहां पर हम बात करें, अभी नए मंत्री बनाए जाएंगे, कम से कम किसी कार्यकर्ता को मंत्री बनाया जाता, किसी कार्यकर्ता को एमएलसी बनाया जाता। अभी अभी हमने देखा कि कैसे वाराणसी जो जिनके पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनको एमएलसी बना के मंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में नेता को बड़ा नेता बनाया जाता है, पर किसी कार्यकर्ता को कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। मंत्री और नेता तो छोड़ ही दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और ये बार बार क्या बात करते हैं महिला शक्तिकरण की। मैं तो उनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये समीर भाई, ये देखिए निखिल भाई, एक बात, समीर जी अभी जुड़े नहीं है, उनसे अगर वो जुड़ते तो मैं जवाब जरूर लेता, लेकिन जो आप कार्यकर्ताओं वाली बात कह रहे हैं, ये तो बीजेपी हमेशा से आप पे आरोप लगाती है। वो कह रहे हैं हम तो कैडर बेस्ड पार्टी हैं, कार्यकर्ताओं में तो बड़े पद आपकी पार्टी में नहीं मिलते, परिवारवाद का और तमाम आरोप वो आप पर लगाते हैं। बोलने से क्या होगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। अगर मैं बैठा हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, मेरे को पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, पर इस समय अगर जो 6 मंत्री बनाए गए हैं, 2 तो हमारी पार्टी से, बताइए इनके पास खुद के, इनके पास मंत्री नहीं है, इनके पास खुद के ऐसे विधायक नहीं है। और वो क्यों नहीं है? 255 इस समय भारतीय जनता पार्टी में यूपी के विधायक है, जिन पर 90 पर हिनियस क्राइम्स रिकॉर्ड है, जिनमें डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लूट, ऐसे हीनियस क्राइम्स 90 बीजेपी एमएलए पर रजिस्टर्ड है। और कुल मिला के 106 एमएलए जिन पर ये सारे एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो ये इनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी भाई ऐसा है ना कि अगर क्राइम पे हम ना जाएं तो अच्छा है, फिर इतिहास पे भी हमें जाना पड़ेगा। और अभी जो एनसीआरबी के तत्काल आंकड़े आए उनको भी आपने पढ़ा ही होगा। देखिए सुनील जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जरा सुनील जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो अभी बात निखिल भाई कर रहे हैं उससे? मुझे लगता है इस बात को हम लोग कहते तो अच्छा लगता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से अच्छी नहीं लग रही है जी। तो उनको पता होगा कि 2017 में किस वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार को हटाया गया। समाजवादी पार्टी के जब पूरे विधायक आए, समाजवादी पार्टी के जब 2012 में विधायक चुने गए, तब संख्या देखिए कितने % आपके यहाँ थे। अब 258 भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक हैं, तो निश्चित तौर से संख्या ज्यादा होगी अपराधीकरण की। लेकिन पार्टी वाइज परसेंटेज आप देखेंगे तो उसका भी तो आप लगाएंगे ना हिसाब कि कितने % भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद और मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जितना भी मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी कहा रैलियों में, उसका जवाब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नहीं दिया, अभिषेक बनर्जी ने नहीं दिया, वो अखिलेश यादव बैठ करके उत्तर प्रदेश में दे रहे थे। समाजवादी पार्टी के हैंडल से क्या क्या बातें कही जा रही थी, जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने जा रहे हैं, और दर्द समाजवादी पार्टी को हो रहा था।
तो ये तो समझ में आता ही है कि सबसे ज्यादा हलचल समाजवादी पार्टी को होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए डू एंड डाई वाला है। यह समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार नहीं आई तो निश्चित तौर के मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अगला चुनाव आएगा ना तो उसमें चंदा देने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की राह पर चल पड़े। तो ये सब समाजवादी पार्टी की समझ में आ रहा है। इस पूरी बात पे निखिल भाई क्विक कमेंट आपका, फिर मुझे ऋषभ मणि की तरफ आगे जाना है जल्दी। नहीं, जैसे सुनील जी ने तो बोला कि गुजरात का माहौल ऐसे बन जाए, तो सुनील जी मुझे लगता है कि अभी आप सोकर उठे हो। आप जब जनता ने 24 जनादेश दिया था, मुझे लगता है आप उस समय आप थे ही नहीं। आप जैसे लोग तो बोल रहे थे कि 400 पार होगा, और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? क्या जनता ने भर भर के समाज पार्टी को वोट नहीं दिया? बात इस पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी नारी शक्तिकरण की कितनी बड़ी बड़ी बातें सभी बोलते हैं, सुनील जी बोलते हैं, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ 22 स्टेटों में इस समय भारतीय जनता पार्टी है, कितनी वुमेन सीएम है? 400 पार की हमने दिल्ली कही, को हाफ स्टेम छोड़कर वो कितनी सीएम है? 400 पार की तभी हमने कही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कही। पीछे जाने के लिए 1 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? 4 दिन पीछे चले जाइए, अभी कौन सी 4 मई दूर गई है? और भारतीय जनता पार्टी के 6 मंत्री क्या करेंगे? 9 साल से योगी सरकार ने किया क्या है? हाँ। तो ये मंत्री 9 महीने में क्या कर लेंगे? बात तो इस पर होनी चाहिए। अरे भाई, जब 9 साल से योगी जी सरकारी कुछ समझ नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही, सिर्फ जुमलों को छोड़कर सपा के कार्य के फीते काटकर, तो ये 9 महीने में 6 मंत्री क्या कर लेंगे? तो मैं तो साफ तौर पर एक छोटी सी बात बोल देता न्यूज 18 के माध्यम से कि ये सारा जुमलेबाज है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जनता को बरगलाएंगे, और इनकी हार के ताशा के कारण इन्होंने पंचायत चुनाव को आगे टाला है। और अगर सुनील जी, ठीक है, लौट रहा हूं ऋषभ मणि आपके पास आ रहा हूं। आप तो पूरा क्राइम कवर करते हैं, एक आंकड़ों पे बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। जरा क्राइम पे सवाल किया समीर जी ने कि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश में पिछले जो 6 महीने 1 साल में चीजें आई, जरा मुझे लगता है आप भी स्पष्ट करें स्थिति, जो आपकी वहां के अधिकारियों से और जो प्रशासन में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, उनसे बातचीत होती है उस आधार पर। देखिए, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर पर ही थी। इस बात से हर व्यक्ति इत्तेफाक रखेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस दौर की 2012 से लेकर 2017 के बीच में अखिलेश यादव की जो सरकार थी, या उससे पहले जो मायावती की सरकार थी, उसमें करप्शन की चर्चा होती थी। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान तमाम सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाएं आई। इस बात की भी हर जगह चर्चा होने लगी कि उस सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण बहुत ज्यादा किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ जाति विशेष के लोगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और उन्हीं के चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। तमाम बड़ी बड़ी उसमें घटनाएं हुई हैं, चाहे वो जवाहर बाग कांड की हम बात कर लेंगे, मुजफ्फरनगर के दंगों की बात कर लेंगे, तो वो सारी चीजें बदली और पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और योगी आदित्यनाथ चेहरा बन के आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो मॉडल लेके आए हैं सरकार चलाने का, और खासतौर से अगर पुलिसिंग का कहें तो अब अभी तक मोर और लेस मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हाँ, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया है। 17 के बाद 22 भी मुहर लगी, 27 का चुनाव सामने है। हाँ, ये बात सही है कि क्राइम कंट्रोल के लिए जो मॉडल पुलिस ने अपनाया, जिसको योगी आदित्यनाथ की पुलिस की अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी करती है, तमाम लोग उससे नाइतफाकी भी रख सकते हैं। उसकी ये ऋषभ मणि आपने बड़ी बात कही कि पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया है। देखिए, पूरी राजनीति पब्लिक बेसी है, मतलब पब्लिक जो चाहेगी हम, अगर अब यही बात समीर भाई से मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन वो अभी जुड़े नहीं है, लेट हो रहे हैं। निखिल भाई, आपने जो जिक्र किया कि जमीन पर नहीं है और जुमलेबाजी है, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज से पिछले 5 चुनाव उन्होंने जीत लिए हैं, और आपकी पार्टी, हालांकि अखिलेश यादव बीच चुनाव में जब पूरा कैंपेन हुआ, जब आपके इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता तेजस्वी यादव वहां गए, अरविंद केजरीवाल गए, फिर आप अखिलेश यादव वहां पूरे कैंपेन में नजर नहीं आए, और जब टीएमसी बुरी तरह से हारी, अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार में हारी, उसके बाद अखिलेश यादव गए। सबसे पहले अगर आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक मैं अपना छोटा सा नोट एड अप कर दूं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी कोई जीत नहीं थी, ये सिर्फ ज्ञानादेश का जनादेश था। ज्ञानादेश जी के द्वारा इतना बड़ा खेल रचा गया, और उसमें 90.5 लाख वोट एसआर में जो कटी थी, उसको काटने के बाद 32 लाख वोटों से टीएमसी हार गई। सरकार को देखना चाहिए था। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सुनील जी को पता है कि 18,000 एफिडेविट हमने दिए थे, पर इलेक्शन नहीं, तो बंगाल में जो बीजेपी आजाद भारत में सबसे बड़ी जीत बीजेपी को जो बंगाल में मिली, उसको आप जीत ही नहीं मान रहे हैं। आपके न्यूज 18 ने भी उस समय कवर किया था कैसे मीरापुर में एक पुलिस वाले द्वारा बंदूक तान दी गई थी माता शक्ति पर, आप वापस लीजिए। हाँ। तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इलेक्शन कमीशन में ईडी में बैठे हैं, यही इनको आगे बढ़ाते हैं, और ऐसा डिक्टेटरशिप रूल यहाँ पर ऐसा लागू हो गया है पूरे एशिया में। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के बाद हमारा देश एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है, और इस पर कोई रोक
कोई नहीं लगा पा रहा है। हम तो मीडिया का बहुत धन्यवाद सुनील करते कौशिक हैं। साहब, बातों को उजागर तो इनकी करते बात हैं। सुनने के बाद, निखिल खत्री साहब की बात सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आता है कि हर हैं ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें तो बहुत हैं विपक्ष की, हमने पूरे इंडी गठबंधन को देखा, लेकिन विपक्ष की दुविधा यही है कि करना क्या है। और जो लीडरशिप है, अब भाई गैर भाजपाइयों में अगर हम गठबंधन में देखें, विपक्ष को देखें, तो राहुल गांधी सबसे पहले वो नेता थे जिन्होंने कहा कि टीएमसी और ममता बनर्जी ने पोलराइजेशन किया। जिस गठबंधन की आप बात करते हैं, आपके नेता अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने नहीं गए वहां। आज ही की अगर हम बात कर लें, तमिलनाडु में जो हुआ है, क्या कुछ नहीं कहा राहुल गांधी की तरफ से स्टालिन को। उन्होंने तो क्लियर कहा कि मेरा कोई राजनीति में भाई नहीं है, लेकिन स्टालिन साहब को मैं बड़ा भाई मानता हूं। उसके बाद आज विजय जी के साथ वो शपथ ग्रहण में शामिल हो गए। तो दुविधा ये कि ख्वाहिशें बहुत हैं, लेकिन लीडरशिप के लिए कोई तैयार नहीं है। सुनील जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो, इंडी गठबंधन में आप देखेंगे यही कंफ्यूज में कार्यकर्ता रहता है कि सब लोकसभा के चुनाव साथ लड़ेंगे या विधानसभा के चुनाव साथ लड़ेंगे। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव साथ नहीं लड़ते हैं तो नेता बोलते हैं कि लोकसभा के चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, और जहां विधानसभा में चुनाव लड़ लेते हैं कुछ आवाज नहीं आती। अब 2027 का चुनाव क्या होगा? गठबंधन में नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी। हाँ। लेकिन ये गठबंधन तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया इनके साथ, ये कोई पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। तो ये समझना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का, स्टालिन का फोटो शेयर करके कहा कि हम साथ साथ हैं। उसमें कांग्रेस नहीं थी, बिल्कुल। और कांग्रेस दोनों जगह छोड़ गई, पश्चिम बंगाल में भी छोड़ गई और वहां भी छोड़ गई स्टालिन साहब को भी। तो ये समझना तो पड़ेगा ना कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। इसी बात की हलचल 2027 के चुनाव में है। और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब एक बंदूक तान दी, रिवॉल्वर तान दी एक वोटर के ऊपर। अरे साहब, हमारे ऊपर तो गोलियां चली। मैं एक बार चुनाव में डीएम एसएसपी के साथ था दौरे में, और जब सूचना आई कि बूथ कैप्चरिंग समाजवादी पार्टी के लोगों ने कर लिया है, तो हमें रोकने के लिए हमारी गाड़ियों पे गोलियां चली। मतलब वोटर पे गोलियां नहीं चली, हम लोगों पे गोलियां चली। और डीएम और एसएसपी को मैंने गाड़ी के नीचे घुसते देखा, और जब हम लोग वहां पहुंचे बूथ का 2 घंटे बाद, तो देखा 98% पोलिंग हो गई वहां पे। तो ये सब चीजें उस जमाने की हमने अपनी आंखों से देखी है। निश्चित तौर से आप इस पे जवाब निखिल भाई से ले लेता हूं। ये तो सुनील जी ने वही कर दिया कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। निखिल जी, नहीं, अगर बात अगर ऐसी चल रही है तो मैं तो साफ तौर पर मैं छोटी सी बात बता दूं कि अगर वास्तविकता की जाए तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स आया था अभी 146 देश थे, उसमें हमारे देश की प्रेस को 125वां पायदान दिया गया था। एक देश से पत्रकार मुझे बता देना। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे मत बोलिए अपने। निखिल खत्री साहब, ऐसा है ना, एक सवाल तो ले लीजिए। नंबर्स का ही खेल है ना, तो आप पिछले एक साल में उठा के देख लीजिए न्यूज 18 के नंबर। और आप ये है ना सर कि आप अपने आंकड़े स्वीकार करने तैयार नहीं होते हैं। एक सवाल कोई लॉजिकल पूछ ले, अब आंकड़ों का आपने देखिए, सुनील जी ने आपको आंकड़ा याद गिनाया तो आप मेरे ऊपर आ गए। मुझे पूरा विश्वास था अगले 5 मिनट में आप मेरे ऊपर आने वाले हैं। मैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूं और अखिलेश यादव जी को चैलेंज करता हूं कि जो, सुनिए ना, अरे सुनील जी ने अगर बूथ कैप्चरिंग की बात की तो मैंने उस पर आंसर दिया। इन्होंने मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ना, मैं इसका जवाब, कैप्चर का जवाब दीजिए ना। प्रेस फ्रीडम पे और पत्रकारिता पे क्यों आ गए? नहीं, इन्होंने भी बूथ कैप्चरिंग की बात की थी तो मैंने इस मारे इनको कुछ आंकड़े। अरे तो भाई पत्रकारों से उसका क्या लेना देना है? अच्छा चलिए, मैं और सिंपल कर देता हूं। ऋषभ मणि, आपके पास कोई अपडेट हो तो आप बता सकते हैं, हाथ उठा के मैं आपके पास आ जाऊंगा। निखिल भाई, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव जब टीएमसी की इतनी बात रख रहे थे तो कैंपेन में प्रचार करने क्यों नहीं गए? अगर आप फिर से बंगाल पर आ रहे हैं तो हमने साफ तौर पर वहां देखा कि कैसे वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है। क्यों नहीं गए भाई? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतनी प्रमुखता मुखरता से आवाज रखते हैं, बेहतर नहीं होता कि वो टीएमसी के साथ मंच पे जाके ये बात रखते? हमारा वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं था, और मैं समझता हूं कि हमें उल्टा यूपी पर आ जाना चाहिए क्योंकि हमारा वहां पे कैंडिडेट था। हमारे मान अखिलेश सर, दिक्कत ये है ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, लेकिन ये सुर बंगाल में अलग हो जाता है और उत्तर प्रदेश में अलग हो जाता है। चर्चा जारी रहे।